हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर बीना सेठी। वेलकम टू माय चैनल प्रेगा हेल्थ टिप्स। और आज हम जानने वाले हैं बहुत सारी लेडीज जो कि प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं और एक लंबे टाइम से वो बार बार कोशिश करती हैं लेकिन उन्हें कारण समझ में नहीं आता। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो अगर प्रेजेंट हो किसी भी लेडी में तो वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। उसके लिए आपको पहले सारे कारण जानना जरूरी है। बहुत सारी लेडीज क्वेश्चन करती हैं कि हम पिछले 6-7 साल से, 8 साल से, 10 साल से ट्राई कर रहे हैं लेकिन ओवुलेशन नहीं होता या फिर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। तो इसके लिए आज आप एक एक करके सारे फैक्टर देखेंगे और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि आपके अंदर ऐसा कौन सा कारण प्रेजेंट है जिसके कारण से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे। तो सबसे पहले जो रीजन होता है वो होता है पीसीओडी या पीसीओएस। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में क्या होता है, आपकी जो दो साइड की ओवरीज हैं, लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली, उसमें से मैं आपको एक बना के दिखा रही हूँ। जैसे ये एक नॉर्मल ओवरी है और ये एक तरह से अंदर से स्मूथ होती है और जब आप देखते हैं कि पीरियड का फर्स्ट डे होता है तो उसी दिन से एग सेल बनना स्टार्ट हो जाती है और वो नेक्स्ट डे और बड़ी होती है, उससे बड़ी और बड़ी, और जो आपका ओवुलेशन डे होता है उस दिन तक वो ऐसे घूमती रहती है और बड़ी होती रहती है। और जब उसका साइज 19-20 mm से बड़ा हो जाता है उस टाइम वो इसके अंदर फैलोपियन ट्यूब में आ जाती है और फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद स्पर्म से उसका फ्यूजन हो जाता है और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। लेकिन पीसीओडी या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो आपकी ओवरी है ये इस तरह से स्मूथ नहीं होती, बल्कि इसमें जो छोटे छोटे से इस तरह से वेलाई होते हैं ये कहीं कहीं इतने बड़े हो जाते हैं। मतलब अदरवाइज ये इतने छोटे होते हैं कि ये उस एग सेल के बनने में या उसको मूव करने में कोई हिंड्रेंस नहीं करते, किसी तरीके की बाधा नहीं करते। लेकिन जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं उसमें हम क्या देखते हैं, यहाँ पे कहीं कहीं बड़ी बड़ी सिस्ट यानी कि गांठें या नोड्स बन जाती हैं और जब वो एग सेल ऐसे चलती हुई आती है तो वो उसमें हिंड्रेंस करती हैं, उसको आगे चलने से रोकती हैं और वो कई बार इधर या इधर कहीं पे भी अटक के रह जाती है और आगे तक फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचती। और ये सिस्ट एक से ज्यादा होती हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज या फिर सिंड्रोम। और हम साथ में क्या देखते हैं, इसका जो बेसिक कॉज है, वो रीजन होता है हमारी लाइफस्टाइल, जिसमें हम आजकल एक्सरसाइजेस कम और जंक फूड ज्यादा लेते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप अगर प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो अपने आप को ज्यादा एंगेज रखिए, एक्टिव रखिए, एक्सरसाइजेस करिए और साथ साथ हेल्दी खाना खाइए। अब हम देखते हैं नेबोथियन सिस्ट। नेबोथियन सिस्ट क्या होती है, ये भी एक तरह की सिस्ट या गांठ ही होती है लेकिन ये ओवरीज के अंदर नहीं होती, बल्कि ये क्या होती है, सर्विक्स सिस्ट भी कहते हैं इसको। तो ये जो आपकी यूट्रस है, यूट्रस में यहाँ पे सर्विक्स होता है और सर्विक्स के आगे का जो पोर्शन है वो आपका वेजाइना होता है। तो अल्टीमेटली स्पर्म्स में वेजाइना से होते हुए सर्विक्स, ये सर्विक्स है जिसको आप उसका माउथ भी कह सकते हो, यूट्रस का माउथ या बच्चेदानी का मुंह भी कह सकते हो। तो ये वाली सिस्ट बिल्कुल इसके माउथ के ऊपर हो जाती है और इसका जो माउथ, जिसको इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए था, ये इस तरह से एक लाइनिंग होती है और यहाँ से इजीली स्पर्म्स को जाना चाहिए था लेकिन वो स्पर्म्स नहीं जा पाते क्योंकि यहाँ पे कई बार सिस्ट हो जाती हैं। ये जो सिस्ट है वो इसके रास्ते को बंद कर देती हैं और स्पर्म्स आगे नहीं जाते। कई बार ये सिस्ट कार्सिनोजेनिक भी होती हैं जिससे कि सर्विक्स का कैंसर बन जाता है, लेकिन ज्यादातर ये कार्सिनोजेनिक नहीं होती, यानी कि कैंसर वाली सिस्ट ये नहीं होती। और जब
आप इसको डायग्नोज करना चाहते हो कि आपके अंदर ये पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम है या नेबोथियन सिस्ट है या नहीं, तो इसके लिए बेस्ट होता है कि आप अल्ट्रासाउंड करवाइए। अल्ट्रासाउंड से आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई इस तरह से सिस्ट तो प्रेजेंट नहीं है। अगर सिस्ट यहाँ पे प्रेजेंट होती है और आप चाहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो, तो इसके लिए यहाँ पे स्टेंट डाल दिया जाता है। आप जानते हो स्टेंट क्या होता है? जैसे हार्ट में स्टेंट डाला जाता है, ठीक उसी तरीके से सर्विक्स में भी स्टेंट डाल देते हैं। वो एक रिंग की तरह से प्लास्टिक का, जो कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है, उस तरह का प्लास्टिक का एक रिंग डाल देते हैं, जिससे सर्विक्स थोड़ा सा खुल जाता है और जब आप रिलेशन डेवलप करते हैं तो स्पर्म्स ऊपर तक जाने में कैपेबल होते हैं। जब ये सर्विक्स सिंड्रोम होती है तो इससे आपको पीरियड्स में भी दिक्कत आती है, क्योंकि जो अंदर का ब्लड है वो बाहर नहीं आ पाता और वो धीरे धीरे बाहर आता है। लंबे टाइम तक आपको पीरियड्स चलते हैं और साथ में पेन भी होता है। तो इसीलिए अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स हैं, पीरियड्स बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक आते हैं और खुलकर नहीं आते, तो हो सकता है आपको सर्विक्स सिस्ट हो और आपने इसका ध्यान देना है। नेक्स्ट इज पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो आपकी यूट्रस है, इस यूट्रस में और नीचे वेजाइना के पार्ट में, या तो यूट्रस में या नीचे वेजाइना के पार्ट में इन्फ्लेमेशन यानी कि जलन होने लगती है। अब उस जलन का जो कारण है वो कुछ भी हो सकता है, या तो कोई इन्फेक्शन हो गया, यानी कि आपने हाइजीन मेंटेन नहीं किया, आपने साफ धुले हुए कपड़े नहीं पहने, या बरसातों के दिनों में आपने गीले कपड़े ज्यादा टाइम तक पहने, या आपने किसी तरीके से कोई गलत प्रैक्टिस की और उस गलत प्रैक्टिस के कारण कई बार कोई अंदर जख्म वुंड हो जाते हैं, जिसके अंदर भी इन्फेक्शन हो जाता है। जनरली इस इन्फेक्शन के कारण जलन होती है, यूरिन पास करने में भी काफी जलन होती है और खुजली होना भी एक आम बात है। इस इन्फ्लेमेशन के कारण जनरली पीएच जो है, यानी कि एसिडिटी जो है वेजाइना की और सर्विक्स रीजन की और यूट्रस की, ये चेंज हो जाती है। इसी चेंज के कारण, क्योंकि ये इस एरिया में ज्यादा होती है सारी जलन, तो इस एरिया की अगर पीएच चेंज हो गई है, ज्यादा एसिडिक हो गई है, इन जनरल जितने भी इन्फेक्शन है उनमें एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण पीएच काफी नीचे आ जाती है। और पीएच नीचे आने से जब स्पर्म्स यहाँ आते हैं तो वो एसिडिक मीडियम में सरवाइव नहीं कर पाते। ज्यादा एसिडिक होने से जब उनका सर्वाइवल नहीं होता तो आप कंसीव नहीं कर पाते। तो इसके लिए अच्छा है आप अपना कल्चर करवाइए, कल्चर वाला टेस्ट कराइए, और कल्चर टेस्ट कराने के बाद देखिए कि आपको कौन सा बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन का आप ट्रीटमेंट करिए, उसके बाद आप प्रेगनेंसी के लिए सोचिए। नेक्स्ट इज फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के लिए क्या होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ओवरीज से, ये मैंने एक साइड की ओवरीज बना दी, ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में एग आता है, एग सेल आती है और यहाँ पे यूट्रस होती है। तो जब स्पर्म्स वेजाइना से, सर्विक्स से होते हुए, यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, वहीं पे आप देखते हैं फ्यूजन का प्रोसेस होता है, यानी कि मेल का स्पर्म और फीमेल का एग आपस में फ्यूज होते हैं। कभी कभी इस एरिया में, फैलोपियन ट्यूब वाले एरिया में भी यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है, और ब्लॉकेज के कारण आप देखते हैं कि जो स्पर्म्स हैं वो एग तक नहीं पहुंच पाते और एग भी अपने ओवरी से आगे नहीं आ पाता, जिसके कारण प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। और कभी कभी ये ब्लॉकेज बहुत ज्यादा हो जाती है और कभी कभी कम होती है। तो कम वाले केस में आप देखेंगे कि प्रेगनेंसी फिर भी हो सकती है, लेकिन अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो आप देखेंगे कि प्रेगनेंसी यही कंसीव हो जाती है, यानी कि ब्लॉकेज के कारण किसी तरीके से स्पर्म आगे तो चला गया लेकिन वहां से वापस जाइगोट बाहर नहीं आ पाया, तो वो फैलोपियन ट्यूब में ही प्रेगनेंसी रुक जाती है। और क्योंकि फैलोपियन ट्यूब ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकती जैसे कि यूट्रस हो सकती है, तो ऐसे केसेस में फैलोपियन ट्यूब रप्चर हो सकती है, फट सकती है और
उसका एक बार फटने के बाद आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते और फिर केवल दूसरी साइड की फैलोपियन ट्यूब से ही प्रेगनेंसी होती है। तो इसीलिए अगर एक फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है तो ऐसा नहीं है कि उसमें ब्लॉकेज है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, आप दूसरी साइड की फैलोपियन ट्यूब से कंसीव कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्लॉकेज ज्यादा है तो इट इज बेटर कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप जो भी उसका ट्रीटमेंट है वो लीजिए। साथ में आप कोशिश करिए कि अच्छे से अच्छी डाइट लें, एक्सरसाइज लें, पानी पीते रहें और इस सिस्ट को या जो ब्लॉकेज है इसको आप खत्म करवाएं। अगर वो खत्म हो जाती है तो ब्लॉकेज और रप्चर होने के चांस भी खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट इज फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड के इसके लिए पहले जो फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है इसके लिए जो आपका जनरल टेस्ट होता है वो HST टेस्ट होता है। आप HST टेस्ट करके भी पता लगा सकते हैं कि कहीं फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज तो नहीं है। फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं? जैसे आप जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में से स्वेट यानी कि पसीना बाहर निकलता रहता है और कभी कभी पसीने के साथ हार्मोन्स भी, मिनरल्स भी सब बाहर आते हैं। अब देखते हैं आपकी बॉडी पे नमक आ जाता है और जब वो बाहर निकल जाते हैं तो आपकी बॉडी या स्किन वॉश हो जाती है। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं कि वो पूरे अंदर से तो बाहर आते हैं लेकिन स्किन के बाहर नहीं आ पाते और वो स्किन के ऊपर ही इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे आप थोड़ा थोड़ा सा आप देख सकते हैं बबल की तरह से होते हैं। और वो बबल्स कई बार मल्टीपल होते हैं। आपके एक्ने या आपकी आंखों में कभी कभी छोटी छोटी सी सिस्ट बन जाती हैं, वह फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं, वो एक तरह से यही होते हैं। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो आपकी यूट्रस है, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स किसी भी जगह पे बन सकते हैं। ये फाइब्रॉइड्स फैलोपियन ट्यूब में बन सकते हैं, ये फाइब्रॉइड अपर यूट्रस पे बन सकते हैं, ये फाइब्रॉइड दूसरी फैलोपियन ट्यूब में या इनसाइड। ये इस तरीके से बबल्स की फॉर्म में बहुत सारे एक साथ बन जाते हैं। कभी सर्विक्स पे बन जाते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या देखा जाता है कि ये वेजाइना में भी बन जाते हैं। और वेजाइना में बनने के कारण क्या होता है, स्पर्म्स आगे मूव नहीं कर पाते और इसको जैसे आप स्किन के ऊपर कोई छाला सा हो गया तो आप क्या कर सकते हो, पंचर करके उसका सारा पानी बाहर निकाल सकते हो। इसके लिए भी जो बाहर से दिखने वाले फाइब्रॉइड्स होते हैं उसको डॉक्टर्स केवल निडल की हेल्प से पंचर करके बाहर निकाल देते हैं उसका पानी। लेकिन जो इनसाइड होते हैं उनको पंचर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और इसके बनने के पीछे एक यही रीजन होता है कि जैसे आपकी ये स्किन है और स्किन के अंदर कोई ग्लैंड्स जा रही हैं और वो ग्लैंड से हार्मोन्स बाहर आ रहे हैं। सपोज ये यूट्रस की ही आपकी स्किन है या उसकी वॉल है, तो जब ये बाहर आ जाते हैं तो कोई भी फाइब्रॉइड नहीं बनता। कभी कभी इसके माउथ के ऊपर ही जहाँ ग्लैंड्स खुल रही हैं उसके माउथ के ऊपर ही कोई ब्लॉकेज हो जाती है और इस ब्लॉकेज के कारण ये हार्मोन्स यही इकट्ठे होने लग जाते हैं वाटरी फॉर्म में, यानी कि पानी की फॉर्म में, और यहाँ पे खूब सारा पानी इकट्ठा हो जाता है जिसको आप पंचर करके निकाल सकते हैं। तो ये फाइब्रॉइड्स का टेस्ट भी आप अल्ट्रासाउंड से कर सकते हैं। आपको अल्ट्रासाउंड से दिख जाएगा कि यूट्रस में या फैलोपियन ट्यूब में या वेजाइना में या सर्विक्स में कहीं फाइब्रॉइड्स हैं या नहीं हैं और इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर आपको आसानी से दे सकते हैं। और इसी के कारण बार बार यूरिन पास करने के लिए भी आपको एक कॉल रहती है कि भाई मेरे को बार बार यूरिन जाना है। नेक्स्ट इज पीएच। पीएच जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है अपने वीडियोस में, ये एक तरीके से एसिडिटी को नापने का तरीका होता है। हमारी बॉडी की जो एसिडिटी है वो ज्यादातर 7 के आसपास रहती है और टोटल जो पीएच है वो 0 से लेके 14 तक होती है। 0 से 14 जिसमें सेंटर में 7 होता है। 7 के इधर अगर पीएच है तो एसिडिक है, 7 के उधर पीएच है यानी कि 8, 9, 10 तो वो एल्कलाइन है। हमारा जो ब्लड है, ब्लड की पीएच 7 के आसपास, इधर 7.2, 7.4 रहती है। और जो आपका सीमन है या फिर यूट्रस का जो लिक्विड है उसकी पीएच
रहनी तो 7 के आसपास ही चाहिए, कभी कभी वो 7 से बहुत नीचे या 7 से बहुत ज्यादा ऊपर हो जाती है, जिसके कारण भी आप देखते हैं कि आपको कंसीव नहीं होता। इन जनरल यूट्रस की पीएच आप देखते हैं 5-6 के बीच में रहती है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा एसिडिक है यानी कि बहुत नीचे की तरफ है, तो जैसे ही सीमन यूट्रस में एंटर करता है तो एसिड और बेस आपस में न्यूट्रल हो जाते हैं और वहीं पे सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है, और सॉल्ट फॉर्मेशन होने से स्पर्म्स की मोटिलिटी पे फर्क पड़ता है, स्पर्म्स आगे मूव नहीं कर पाते। इसीलिए कहा जाता है कि लेडीज को भी और जेंट्स को भी अगर वो प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली में न्यू एक्सपेक्टेंसी, तो उनको चाहिए कि वो अल्कलाइन फूड की तरफ मूव करें, ज्यादा एसिडिक फूड ना लें। अल्कलाइन फूड्स कौन से होते हैं, इसके लिए मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके अल्कलाइन फूड वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से फूड लेडी को और जेंट्स को लेने चाहिए। पीएच के बाद आता है स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म मोटिलिटी में हम क्या देखते हैं, इसके साथ आप स्पर्म काउंट भी समझ सकते हैं कि कोई भी प्रेगनेंसी के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि फीमेल का तो एग फुल साइज का होना चाहिए और मेल का स्पर्म हाईली एक्टिव होना चाहिए। जब तक ये दोनों आपस में फ्यूज नहीं होते तब तक प्रेगनेंसी नहीं होती। लेकिन बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि मेल का जो सीमन है उसमें बहुत ही कम काउंट होता है। काउंट कम होने का मतलब कि उसमें स्पर्म्स का नंबर बहुत कम होता है। वैसे 20 to 90 मिलियंस तक मीन्स लाखों की संख्या में सीमन में स्पर्म्स होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए मिनिमम 20-25 मिलियन काउंट होना चाहिए, क्योंकि अगर इनका काउंट, इनकी संख्या कम है तो वो कुछ तो वैसे ही प्रोसेस के, जब आप रिलेशन डेवलप करते हो तो उस प्रोसेस में ही वो खत्म हो जाते हैं, और कुछ आगे चलते चलते वेजाइना से सर्विक्स तक पहुंचते हुए, सर्विक्स से यूट्रस तक, यूट्रस से आगे फेलोपियन ट्यूब तक। तो जितना ज्यादा नंबर होगा उतने अच्छे से वो पहुंच सकते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। मोटिलिटी में इनकी हम देखते हैं एक्टिविटी, इनकी फिजिकल एक्टिविटी, साथ में इनकी फिजिकल बॉडी, यानी कि इनका जो पीछे टेल वाला पोर्शन है, हेड वाला पोर्शन है, ये पूरे हैं या ये फ्रेजाइल हैं, टूटे हुए हैं, ये स्पिन प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये किस स्पीड से चल रहे हैं, बहुत ज्यादा स्लो स्पीड से तो नहीं है, या इनका जो हेड है वो किसी तरीके से डेड तो नहीं है, इसी या डिफेक्टेड तो नहीं है। तो स्पर्म मोटिलिटी मिनिमम 20% होनी चाहिए, और इसको आप जितना ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं आपको इंक्रीज करना चाहिए। इसके लिए आप अल्कलाइन फूड ले सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर मेडिसिन ले सकते हैं, जिससे कि स्पर्म्स का नंबर भी इंक्रीज होता है, मोटिलिटी भी इंक्रीज होती है, साथ साथ आप कुछ एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज थायराइड। थायराइड जैसे कि बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि यंग एज में थायराइड हो। अगर आपका वेट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है या बहुत जल्दी रिड्यूस हो रहा है तो इट मीन्स आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, और थायराइड की प्रॉब्लम से आपका इंसुलिन, आपका LSH, आपके सारे हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और आपकी ओबेसिटी आ जाती है, यानी कि मोटापा आ जाता है, तो भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत होती है। और अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप थायराइड का टेस्ट, जो कि T3, T4, TSH होता है, आप इसको एक बार करा लीजिए। अगर ये रेंज में नहीं है तो आप डॉक्टर की कंसल्टेंसी से आप इसकी मेडिसिन लीजिए, आप इसको पहले रेंज में लाइए और उसके बाद आप कंसीव करने के लिए। ये तो थे कुछ ऐसे फैक्टर्स जिसमें आपको केवल डॉक्टर ही अल्ट्रासाउंड या डिफरेंट टाइप के टेस्ट करके आपको बता सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आप खुद रियलाइज कर सकते हैं, खुद फील कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट इज एज अगर आपकी कम है, 30 साल से अगर आप कम है तो जनरली बॉडी में हार्मोन्स
प्रॉपर लेवल में होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं और वो सफिशिएंट होते हैं। अगर आपने कंसीव किया है तो उसको इम्प्लांटेशन के लिए और प्रेगनेंसी की ग्रोथ के लिए। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे हार्मोन्स कम होते जाते हैं या वो अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। यानी कि अगर ओवुलेशन के लिए या फ्यूजन के लिए या फिर इम्प्लांटेशन के लिए या प्रेगनेंसी को ग्रो होने के लिए 10 या 20 हार्मोन्स चाहिए, तो उसमें से कोई एक दो कम हो जाते हैं, एक दो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इस बैलेंसिंग के डिस्टरबेंस के कारण भी आप देखते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं होती। और एज अगर आपकी 30 साल से कम है तो आपने केवल 3-4 मैक्सिमम 5 मंथ तक वेट करना है कि भाई अगर हम अनप्रोटेक्टेड रिलेशन कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। और आप अगर 30 साल से ज्यादा हैं तो आपने जाना ही नहीं बल्कि ट्रीटमेंट भी लेना है। यानी कि पहले आपने 3-4 महीने बाद सिर्फ डॉक्टर को कंसल्ट करना है, डॉक्टर्स आपको कुछ सजेस्ट करेंगे और 1-8 साल के बाद आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 30 से ज्यादा है तो आपको 3-4 मंथ ही वेट करना है, उसके बाद आपने डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। जो आज की लाइफ स्टाइल में बहुत सारी लेडीज करियर ओरिएंटेड होती हैं, जो नहीं चाहती कि मेरे को 35-36 तक भी बेबी कंसीव हो, तो वो क्या करती हैं, अपने एग्स को प्रिजर्व करवा लेती हैं और हेल्दी एग्स को प्रिजर्व करवा के रख लेती हैं और बाद में जब वो चाहती हैं कंसीव करना तो वो कंसीव के लिए अपने हेल्दी एग्स को काम में ले सकती हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है एग्स का फॉर्मेशन भी कम होता है और हार्मोन्स का बैलेंस भी खत्म होता है। इसके बाद हार्मोन लेवल को आप पहचान सकते हैं। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे, इरेगुलर आ रहे हैं, बहुत लंबे टाइम के बाद आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पेन के साथ आ रहे हैं, तो इट मीन्स आपको हार्मोन्स का अनबैलेंस्ड है। और साथ में डाइट तो आप खुद देख सकते हैं कि आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स और साथ में थोड़े से मिल्क को आपने लेना है। अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं तो आपको मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स लेनी है, फॉलिक एसिड्स लेने हैं, उसके साथ ही आपको ओवुलेशन और आगे प्रेगनेंसी के लिए आप देखेंगे आपको डॉक्टर्स डिफरेंट टाइप के इंजेक्शंस भी देते हैं। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है। अगर आपकी लाइफ में, डोमेस्टिक लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में या सोशल लाइफ में कहीं पे भी स्ट्रेस है तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप उस स्ट्रेस को पहले रिमूव करिए, फिर आप प्रेगनेंसी कंसीव करिए। नेक्स्ट इज पिल्स। बहुत सारी लेडीज प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करने के लिए तरह तरह की पिल्स, जो कि ज्यादातर डॉक्टर्स के द्वारा ही प्रेस्क्राइब्ड होती हैं, उनको लेती रहती हैं। पिल्स को लेने से एक नुकसान ये होता है कि पहले तो आप एग के फॉर्मेशन के नॉर्मल प्रोसेस को रोक रहे हैं और बाद में जब आप चाहते हैं कि अब एग का फॉर्मेशन हो, ओवुलेशन हो, लेकिन तब तक हार्मोन्स डिस्टर्ब हो चुके होते हैं और ओवरी एग का फॉर्मेशन नहीं करती। तो इसलिए ज्यादा लंबे टाइम तक अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स काम में ले रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है प्रेगनेंसी नहीं होने का। सिमिलरली आप देखते हैं कि इसके लिए अगर आप अनप्रोटेक्टेड या हमेशा ही आप लंबे टाइम से प्रोटेक्टेड रिलेशन डेवलप कर रहे हैं तो वो भी एक कारण होता है, क्योंकि आगे फिर आपकी बॉडी में इम्प्लांटेशन नहीं होता। तो इसीलिए टाइम से, जैसे आपकी मैरिज हो, आप टाइम से अपने प्रेगनेंसी के लिए सोचिए। नेक्स्ट इज पीरियड पेन। पीरियड पेन आना या इरेगुलर पीरियड होना, जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्मल पेन होना अच्छी बात है और ये एक नॉर्मल सिम्टम है। लेकिन पीरियड पेन में बहुत सारी लेडीज बहुत सारी टैबलेट्स ले लेती हैं ताकि वो अपनी जो डेली लाइफ है उसको इजीली परफॉर्म कर सकें और वो इसकी हैबिट डेवलप कर लेती हैं कि जैसे ही पीरियड स्टार्ट हुआ उन्होंने वो टैबलेट लेनी है ताकि पीरियड्स का पेन कम हो। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप पीरियड के पेन को कम करने के लिए किसी तरीके की मेडिसिन पे डिपेंड ना करें अनलेस अनटिल की बहुत ज्यादा पेन हो। अगर वो नॉर्मल पेन है तो आप रेस्ट कर सकते हैं, आप गर्म पानी की बॉटल से सेक कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपनी डाइट में, मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है कि जब आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो आपको पीरियड पेन्स
ज्यादा होते हैं, तो आप अपनी डाइट में कैल्शियम का इंटेक बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको पीरियड्स के पेन में विद इन 1-2 मंथ ही बहुत ज्यादा रिलीफ देखने को मिलेगा। और पीरियड पेन के लिए आई ऑलवेज रिक्वेस्ट कि आप अपनी डाइट में एक बनाना जरूर लें, क्योंकि बनाना के अंदर, एक केले के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि आपकी डाइट के लिए जरूरी होने चाहिए, वो उस डाइट की पूरी सप्लीमेंट आपको दे देते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिनको आप खुद फील कर सकते हैं, और ये वाले फैक्टर्स ऐसे हैं जो आप देख के पता नहीं लगा सकते, इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ डिस्कस किया इस वीडियो में बहुत सारे फैक्टर्स जिनको आप देख सकते हैं और नहीं देख सकते, जिसके कारण एक लेडी प्रेग्नेंट नहीं होती। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप अपनी उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं लेकिन वो होना चाहती हैं। और एक बात चलते चलते मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर आपकी एज बड़ी हो रही है, आप 35, 36, 37 एज पे ऑलरेडी आ चुके हैं और आपको कंसीव नहीं हो रहा, तो इट इज बेटर कि आप जल्दी से जल्दी IVF यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए प्लान करें। जितना ज्यादा आप डिले करेंगे, आप टेस्ट ट्यूब बेबी के ऑप्शन से भी दूर होते जाएंगे। तो इसीलिए आपने अगर देख लिया कि 35, 36 तक नहीं हो रहा, तो बेटर है कि आप टाइम से डिसीजन लें टेस्ट ट्यूब बेबी का यानी कि IVF का। तो हैप्पी प्रेगनेंसी, ऑल द वेरी बेस्ट।